सर नई वाली लगाते हैं, क्योंकि वो अपडेट करके मैंने जब दिया था ना आपको, जी तो जी। वो फाइल इतनी बड़ी थी कि जा नहीं रही थी, तो फिर मैंने अच्छा, कंप्रेस करके ना जो है ना आपको कर दिया है। चले मैं आपको ये लगा रहा हूँ, मैं आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि जी हम सर। प्रेजेंटेशन लगाएं, दो बातें बड़ी जरूरी आपसे करनी है। एक तो जी ये बिल्कुल सर। कि आउट ऑफ 38 39 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब तक जो है 17 की प्रेजेंटेशन नहीं हुई है। मेरे पास अभी 5-6 की मौजूद है, इसका मतलब 12-13 जो हैं उनके इस असाइनमेंट में तो 0 मार्क्स हो जाएंगे ना। इसके बाद तो कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं बच रहा आगे हमारे पास। नाउ वी हैव जी गॉट सर। संडे के बाद हमारे पास सिर्फ 3 वीक बच रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। और अगर मैं नॉर्मल क्लासेस पे जाता हूँ तो 6 घंटे की क्लासेस आपकी होंगी। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं तो मैक्सिमम आप अगर 5 भी करते हैं अगर संडे को लगा के तो 15 होंगी, तब भी आपके 42 आवर्स किसी भी तरीके से मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिकॉज़ ऑफ योर लैब्स, बिकॉज़ ऑफ द अदर रीज़न जो कुछ भी है। तो आई डू नॉट नो, ये तो अब ज़ाहिर है कि आपके चेयरमैन वगैरह फैसला करेंगे। उसूली तौर पे तो जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो तो 42 आवर्स है, 3 आवर्स का मिड टर्म और 3 आवर्स का फाइनल, यही है ना आपका तरीके? एम आई राइट? जी सर। जी सर। तो अब मुझे आज के ये और संडे के मिला के जो मेरे हिसाब से 23 आपकी क्लासेस होंगी। अगर अगले जो नेक्स्ट 3 वीक्स बच रहे हैं 15 फरवरी से पहले हमारे पास, उसमें अगर हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लें, तब भी जाके 23 प्लस 15 38 हो रहे हैं। आपके 42 तो किसी भी सूरत में नहीं हो रहे। तो वी हैव टू लिव विद दैट, ये तो एक बात। नंबर 2, आपके जो साथी हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता उनको। अगर 11 आदमी अपना एक असाइनमेंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली दे विल मार्क 0 इन दैट, ठीक है ना? और अगर उनका स्कोर मिड टर्म में भी अच्छा नहीं है, तो फाइनल में उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ये कोर्स रह जाएगा उनका। तो ये अब ये मैसेज मेरा आप सबको दे दीजिएगा कि अगर चाहते हैं इस कोर्स को पास करना, तो अगले क्लासेस में आ जाएँ, अपना अटेंड कर लें जो कुछ भी है, ठीक है? अ, और मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मैंने तो अपनी पूरी सर कोशिश। जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं बना के भेजी है, बस अब उनको जाने दीजिए, अब हम मैं तो लोग को नहीं आगे लूँगा, बढ़ने। मैंने तो डेडलाइन दे दी थी। मुझे उन्होंने गालिब ने और जवेरिया ने मशवरा दिया था कि सर आप एक डेडलाइन दे दें, उस तक जो दे दे वो ठीक है। उसके बाद 11 आदमी और की जिनकी मेरे आपके पास। पास आ गई, सॉरी? जिनकी आपके पास आ गई प्रेजेंटेशन। वो तो है ना, 6 मेरे पास मौजूद है ना, जो आज करेंगे या संडे को ओके। हम करके खत्म कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको एक सेकंड असाइनमेंट दिया है। 9 या 10 टॉपिक मैंने गालिब के थ्रू भिजवाए थे। आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉट इट और नॉट। लेकिन साथ में उसमें एक कैवियर भी था कि अगर इसके अलावा आप कोई और करना चाहते हैं ग्रुप प्रेजेंटेशन, तो मुझे कोई इश्यू नहीं। मैंने तो ऐसे ही अपने जो मेरे ज़हन में आए थे मैंने लिख दिए थे आपको कि आप बने। लेकिन उसकी जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ वो ये है कि एक आदमी नहीं करेगा। अगर ग्रुप में 3 मेंबर हैं तो जितनी भी नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगी डिवाइडेड बाय 3, एवरीबॉडी हैज़ टू प्रेजेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर 4 हैं तो 4 पोर्शन में डिवाइड कर दो, ताकि हर आदमी का प्रेजेंटेशन में एक रोल हो और उसकी इंडिविजुअल असेसमेंट होगी। मतलब अगर जैसे ना देखें ना, ये अगर नम 5 नंबर का असाइनमेंट है, तो वो अगर मैं 15 नंबर का करता हूँ ग्रुप का असाइनमेंट आपका, तो उसमें 5 नंबर तो होंगे ग्रुप के और 10 नंबर होंगे इंडिविजुअल के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मैं एक यस तो सर। ग्रुप को एक इवैल्यूएशन में करूँगा ग्रुप की, कि ग्रुप की ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी है। तो वो 5 नंबर जितने भी ग्रुप मेंबर होंगे, उसमें से 5 में से 2, 3, 4 जो भी नंबर स्कोरिंग होगी आपकी होगी, ग्रुप की होगी। और उसके बाद कौन इंडिविजुअल कैसी प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसके ऊपर उसकी 10 में से मार्किंग होगी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ठीक। कोई मसला तो नहीं होगा? नो नहीं सर। सर, देखिए, सही है। टॉपिक के बारे में मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मैंने एक आध किसी का मैसेज भी आया था, आई डोंट रिमेम्बर किसका, कि जी अगर हम कोई और टॉपिक चुन लें। मैंने कहा था ये कोई फाइनल नहीं है, ये तो मैंने अपने तौर पे जो मेरे ज़हन में आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, आई एम ओपन। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि प्रेज़ेंटेशन हैज़ टू बी 30 टू 35 मिनट्स। उसी हिसाब से आपने स्लाइड बनानी है, उसी हिसाब से आपने टॉपिक की तैयारी करनी है। और अगर 4 आदमी हैं तो एवरीबॉडी हैज़ टू स्पीक 6 टू 7 मिनट्स, ठीक है? सर टॉपिक पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? मैंने तो आपको अभी दोबारा क्या कहा भाई, मैं फ़ारसी में तो नहीं कह रहा ना, यही मैंने कहा है कि ये तो मैंने एक आइडिया के लिए आपको दिए जो मेरे ज़हन में आए। इफ यू वांट टू चेंज, यू वांट टू कम अप विद सम अदर थिंग, आई हैव नो इश्यू। और ये मैं आपको बता दूं, फाइनल में ठीक है सर। ट्रेडिशनल नहीं लूंगा, ये अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, जो नहीं मौजूद है, उनको ये पैगाम दे दें मेरा
कि फाइनल का पेपर मैं बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज का बनाऊं। जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन का, वो जनरल नॉलेज का भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज। आपने 6 सेमेस्टर पहले पढ़े हैं, 7वां ये आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें नेचुरली आप लोगों ने सीखा तो है ना कुछ। तो कम्युनिकेशन की तो हम बात करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल मैं बीच में ऐसे भी डालूंगा कि जिनका कम्युनिकेशन स्किल से, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग से कोई ताल्लुक, और मैं बाद में बताऊंगा कि मैं आपके साथ ये क्यों कर रहा हूँ। इसकी भी आपको बाद में समझ में नहीं आएगी, जब फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा इसकी क्या है। ठीक है, तो लेट्स ठीक है स्टार्ट जनाब। हमाद खान बहुत दिनों से मुंतजिर हैं, यस सर। हम भी मुंतजिर हैं इनकी प्रेजेंटेशन के। पिछली दफा मिसहैप हो गया था इनके साथ। जी सर। जी, तो अब ये जनाब, ये लीजिए जनाब हमाद खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी जनाब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का मेरा टॉपिक है फोर्जिन। तो फोर्जिन क्या होता है, कितने तरीके की होती हैं, इसके स्ट्रक्चर थोड़े से शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या मतलब फर्क होता है एज टू कंपेयर टू कास्टिंग। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, तो कोशिश करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला है फोर्जिन। फोर्जिन जो है वो बेसिकली एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है कि जिसमें हम कंप्रेसिव या एक्सटर्नल कोई भी लोड लगा के हमारे मेटल प्लेट्स को पहले हम गर्म करते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड लगा के उसको मुख्तलिफ शेप देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये काम मैनुअली भी हम करते हैं, लाइक हैंड हैमरिंग से, जो कि हमारे जो ब्लैक स्मिथ वगैरह हैं, जो लोहार है हमारे, जो रोटी बनाने वाला आप तवा वगैरह देखते होंगे, तो वो सारी चीजें, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती थी पहले। अब तो मशीन आ गई हैं, तो एडवांस हो गई हैं काफी चीजें। अच्छा, बहरहाल दूसरी चीज ये है कि ये जो है आज के दौर में जो है कास्टिंग से ज्यादा जो है वो इसकी प्रोडक्शन रेट है। सर नेक्स्ट। अच्छा, इसके जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली बहुत वास्ट है, लाइक हमारे जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे एरोस्पेस हो गए या ऑटोमेटिव सेक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे जो है या हार्डवेयर्स की चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे ये सारी इनकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। लाइक कि हमारे जो कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, और जो हमारी जो हब्स वगैरह जो हमारे बनते हैं, लाइक अभी बराबर में मैंने एक आपको इसकी एनिमेशन दिखाई है कि ये जो हमारा क्रैंक किस तरीके से तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीजों में फोर्जिन की हमारी एप्लीकेशंस यूज होती हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, रीजन क्या है भाई फोर्जिन का यूज करने का? वो ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हम कास्टिंग यूज करते हैं, तो ये जो हमारा कास्टिंग पार्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कास्टिंग पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है जो हम फोर्जिन से प्रोड्यूस करते हैं। जहां हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है, लाइक कि हमारा जो ह्यूमन सेफ्टी क्रिटिकल हो, जहां पे तो हम फोर्जिंग पार्ट्स का यूज करते हैं। लाइक हमारे जो इंजन के अंदर का जितना भी पार्ट होता है, तो जैसे हमारा क्रैंक हो गया, गियर्स हो गए, इट्स ऑल फोर्जिन पार्ट्स ना। और दूसरी चीज ये है कि इसका अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू कास्टिंग। जैसे मैंने शो किया यहाँ पे कि इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों का है, कास्टिंग का और फोर्जिन का, तो कास्टिंग के माइक्रो स्ट्रक्चर्स और फोर्जिन का अगर हम कंपेयर करें, तो इसके मॉलिक्यूल्स फोर्जिन के आपस में बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड है, करीब करीब है। दूसरी चीज ये कि इसमें डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, हाइट प्रोडक्शन इसकी जो है कैपेबिलिटी होती है। दूसरी चीज ये है कि एज कम्पेयर टू कास्टिंग, इसका जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो ज्यादा हाई होता है, लेकिन ये है कि इसमें डायमेंशन टॉलरेंस जो है हमें अच्छी खासी मिलती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसको जो है वो हम टेम्परेचर बेस पे 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: कोल्ड फोर्जिन, वार्म फोर्जिन एंड हॉट फोर्जिन। कोल्ड फोर्जिन की अगर हम बात करते हैं, तो कोल्ड फोर्जिन जो है वो बेसिकली रूम टेम्परेचर पर जिस भी चीज को हम जो है वो फोर्ज करते हैं, तो वो हमारा कोल्ड फोर्जिन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये बता दूं कि ये फोर्जिन जो है वहां की जाती है जहां मटेरियल पहले से ही सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, लाइक एल्युमिनियम जैसी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो हमारी। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो मोस्ट कॉमन है कि एल्युमिनियम की जो हमारी रिवेट्स होती हैं,
तो वो कोल्ड फोर्जिंग्स के थ्रू जो है वो बनाई जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग की रिक्वायर्ड होती है, इतनी ज्यादा फिनिशिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी मशीनिंग वगैरह की। दूसरी चीज ये कि इसमें जो मेन चीज है वो एनेलिंग करनी पड़ती है। एनेलिंग क्यों? क्योंकि कोल्ड मेटल को जब हम डिफॉर्म करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए उसको एनेलिंग प्रोसेस के थ्रू हम गुजारते हैं। दूसरी चीज ये है जो हमारी वार्म फोर्जिंग है, वार्म फोर्जिंग को जो है हम बेसिकली रूम अबव द रूम टेम्परेचर एंड बिलो द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर रखते हैं, फोर्ज करते हैं। लाइक के रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर पहले ही मैं बता दूं कि अगर हमारा जो एक मिसाल है कि अगर हमारा मटेरियल जो है, क्या कहूँ, हाँ ठीक है, हमारा मटेरियल अगर 1000 डिग्री पर रिक्रिस्टलाइन हो रहा है, यानी प्लास्टिक की तरफ जाता है, तो उसको हम वार्म वर्किंग जो देंगे वो तकरीबन 300 से 600 डिग्री पर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें टूलिंग लोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पीस का टेम्परेचर होता है, जो ब्लेड का टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टूलिंग लोड जो हमारा reduce हो जाता है। दूसरी चीज ये कि इसका जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो गुड सरफेस फिनिश का मिलता है। इसका डायमेंशन टॉलरेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं आसानी से, और इसमें हमारे एडिटिंग की हमें देखिए क्या जरूरत था, नहीं किसी है। का माइक खुला हुआ है, Editing- प्लीज अपना माइक बंद कर दें। सर, हमारी बहुत आवाज सही डिस्टर्बेंस हो नहीं आ रही है। रही है, आप अपना माइक बंद कर दें, जिसका भी माइक खुला हुआ है। जी हम आज कंटिन्यू करें। सर, ये पहला मैंने क्लियर कर लिया, ये वार्म फोर्जिंग को वार्म वाला दोबारा से आपका बताऊं क्लियर सर? हो गया, अब हॉट पे आ जाए। ठीक है सर। हॉट फोर्जिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अबव द रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर हम रखते हैं, और दूसरी चीज ये कि इसमें स्ट्रेन रेंज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेन रेंज का मतलब ये होता है कि ये जो चेंज ऑफ डिफॉर्मेबल रेंज होती है ना, डिफॉर्म रेट जो हमारी होती है वो बहुत ज्यादा हाईली होती है, जिसकी वजह से हम इजीली डिफॉर्म करके अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमारा जो हॉट फोर्जिंग होता है वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है, तो ये ओपन एयर में होता है, तो ये हमारे एयर से कांटेक्ट करके ऑक्सीडेशन क्रिएट कर लेता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो उसके ऊपर से स्केलिंग होती है वो काफी ज्यादा उतर रही होती है, जिसकी वजह से हम ये करते हैं कि शुरू में ही जो हम अपना मटेरियल होता है वो प्लस में रखते हैं उसके अंदर, ताकि हम बाद में डायमेंशन टॉलरेंस को मेंटेन कर सकें, उसमें हमें परेशानी ना हो। सर नेक्स्ट। अच्छा, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप है इसका ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग बेसिकली वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमारे दोनों डाइस के दरमियान जो है वो स्पेस होगा, कोई भी मतलब हमारी डाइस क्लोज नहीं होगी और कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। इसे हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, बीच में ब्लेड को रख के सर्टेन एंगल्स पर रख के हमें किसी भी किस्म का शेप देना है तो हमें वो खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा वो। और इसके लिए जो है एक एक्सपीरियंस बंदे की बहुत ज्यादा नीड होती है कि जो इसको एक्सपीरियंसली जो है वो हमारी वर्क पीस को जो है वो मेंटेन उसको कंट्रोल कर सके, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज ये कि अगर हम ड्रॉप फोर्जिंग की बात करते हैं तो ड्रॉप फोर्जिंग जो है वो लाइक क्लोज फोर्जिंग की तरह ही होता है, लेकिन क्लोज फोर्जिंग में बस ये फर्क क्या होता है सिंपल सा कि क्लोज फोर्जिंग में जो हमारे साइड में फ्लैशेस होते हैं वो नहीं बन रहे होते, लेकिन बाज वक्त में यही कंसीडर किया जाता है कि क्लोज और ड्रॉप एक ही जैसे हैं, तो मैंने इसलिए ड्रॉप फोर्जिंग का मतलब ये हाईलाइट किया है। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो अपर रैम और लोअर रैम होता है, लोअर रैम फिक्स होता है, अपर रैम जो हमारा मूव होता है उसको फोर्स 4 से 5 ब्लोज देने पड़ते हैं मेटल को कंप्लीटली फिल होने के लिए। और इसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल है वो मैंने देखी थी कि ये जो साइड में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा रेंच होता है, जो मैकेनिकल टूल होता है रेंच, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा होता है कि ये ड्रॉप फोर्स से मतलब ड्रॉप फोर्स लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ड्रॉप फोर्स से ये तैयार किया गया है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि तीसरी जो है हमारे पास टाइप वो है प्रेस फोर्जिंग की। प्रेस फोर्जिंग जो है लाइक ड्रॉप फोर्जिंग टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो मेन थीम होता है वो ये होता है कि हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह हम यूज करते हैं, तो जिसके थ्रू हमारा क्या होता है कि ज्यादा ब्लोस की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल कंप्रेसिव ब्लोस के ही थ्रू जो है हम अपने मेटल्स को जो है वो जो भी हमारा स्टॉक है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो नेक्स्ट है हमारे पास अपसेट फोर्जिंग। अपसेट फोर्जिंग जो है वो बेसिकली हमारा वो फोर्जिंग है जब कभी हमें जो हमारा ब्लिट है या कोई भी हमारा पार्ट है उसके किसी भी एक हिस्से को जो है हमें फोर्ज करना हो, लाइक ये हम यूज करते हैं ज्यादातर जैसे जो हमारे
जो बोल्ट्स के जो हेड हैं उसको पहले के ज़माने में बना, अब तो मशीनें आ गई इसके लिए, अब उसको यूज़ करते थे बोल्ट्स के हेड्स को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है बेसिकली 2 ग्रिपर डायज़ होते हैं, एक फिक्स होता है, एक दूसरा मूवेबल होता है और हमारे पास नंबर ऑफ पंचेज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स का पंच होता है जिसको हम पंच करके जो है अपने हेड्स वगैरह मुख्तलिफ जिस पार्ट को भी फोर्ज करना है वो हम करते हैं। रोलिंग फोर्जिंग जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या करता है, जो भी हमारा फ्लैट या राउंड बीम्स वगैरह होती हैं उसकी थिकनेस को रिड्यूस करता है और उसकी लेंथ को जो होता है वो इंक्रीज करता है। इसमें बेसिकली 2 रोलर्स होते हैं, बीच में ग्रूव होता है जो भी हमें चाहिए और जो है ये दोनों रोलर जो है एंटी क्लॉक वो सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर वो क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक, लाइक हमने देखा होगा जो गन्ने की मशीन हमारी होती है जो 2 रोल्स चल रहे होते हैं, इसी तरह का रोल होता है इंडस्ट्री के अंदर और हम अपने वर्क पीस को जो है उसमें से हॉट वर्क पीस को उसके अंदर उसमें गुजारते हैं तो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, लाइक प्रेशर वेसल्स वगैरह ये सारी चीजें जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उन चीजों के लिए हमें रोलर फोर्जिंग की जरूरत होती है। Good. Any question? Janab, who will take the first question? सर हमाद क्या सर? जी हमाद। इस वाली स्लाइड पे आ जाए, ये इसके आगे वाली, ये नहीं पहले माइक्रो से शुरू स्ट्रक्चर कर- वाली, माइक्रो स्ट्रक्चर वाली। जी। जी सर। सर इसमें मुझे एक तो ये पूछना था कि ये इन्होंने लिखा है फोर्जिंग पार्ट इज डांसर देन कास्टिंग पार्ट, ये एक चीज नहीं समझ में आई। दूसरी चीज ये पूछनी थी कि फोर्जिंग और कास्टिंग में इन्होंने बोला था मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं, ये चीज भी थोड़ी कंफ्यूज कर रही है क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स का इतना अंदाजा तो हमें होता नहीं है मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं, तो ये मुझे कंफर्म करना था। सर मैं कंटिन्यू करूं? ये हाँ साहब जी बिल्कुल। सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने स्टडी किया है उसके एक जगह पे नहीं किया, 10 जगह पे किया है, तो उसमें मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये मैंने नहीं निकाला है कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, ये वहां से मैंने लिया है कि उन्होंने जो भी जिन्होंने ये रिसर्च किया होगा उन्होंने ये देखा है कि इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि इसके आप मॉलिक्यूल्स आपस में देख रहे होंगे कि सर इसमें जो ब्लैक ब्लैक से और बीच में व्हाइट व्हाइट सा है, सर आप देख रहे होंगे काफी हमाद आई स्टॉप यू हियर। देखो उसका सवाल या बड़ा सर अच्छा सवाल है और आप जवाब सही दे रहे हो लेकिन गलत भी दे रहे हो। पहला तो सवाल उन्होंने ठीक किया है सर। आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है, डांसर को आपने डांसर लिखा है, ठीक है ना। He is अच्छा सर in a subtle सॉरी way he सर। is trying to highlight that you have made a spelling mistake, number 1. Number ओके 2 जो ओके आप सर, ओके मॉलिक्यूल का सर, लफ्ज आई इस्तेमाल कर रहे अंडरस्टैंड। हैं वो गलत है। The proper word is grain size. ग्रेन साइज, Size सॉरी of सर, grain in सॉरी सर, इट्स माय casting is फॉल्ट। larger than the forging. ये proper यस word सर, है, यस सर। ठीक है। सर मॉलिक्यूल का वो लफ्ज यहाँ पे ग्रेन नहीं आएगा। स्ट्रक्चर जो एंड ही इज हाईलाइटेड ग्रेन यू नो स्ट्रक्चर दैट जी जो सर, जी आपसे जो सर। एक ये स्लिप हुआ है ना, उस स्लिप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमाद ओके हमाद ओके फैसल सर, की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सवाल सर, उनका ओके सर, दोनों ओके सर, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है लेकिन आपका लफ्ज का इंतखाब जो है ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज नॉट प्रॉपर। इट शुड बी ग्रेन्स ओके रादर सर, देन मॉलिक्यूल्स। ओके सर, ओके सर, जी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सर, आई अंडरस्टैंड। सर जैन जी जैन। हमाद आपने फोर्जिंग की डिफेक्ट्स नहीं एक्सप्लेन किया जबकि आपको थोड़ा सा करना चाहिए था। फोर्जिंग में एक फोर्जिंग डिफेक्ट के होता है सरफेस क्रैकिंग का, ठीक है। फोर्जिंग के आप मुझे बहुत एक्सप्लेन सारे कर सकते एडवांटेजेस हैं भी हैं। सरफेस? फोर्जिंग के बहुत सारे हमाद मेरा एडवांटेजेस भी क्वेश्चन हैं। नहीं कंप्लीट हुआ। नहीं हाँ उनका हाँ, सवाल कंप्लीट होने दें, पहले सवाल कंप्लीट। बोले जैन बोले। पूरा सवाल कर लें आप। जी जैन जी सवाल सर। कर लें आप। फोर्जिंग में एक डिफेक्ट होता है सरफेस क्रैकिंग। आप मुझे ये बता सकते हैं कि सरफेस क्रैकिंग क्यों होती है, कैसे होती है और इसको काउंटर कैसे? सरफेस क्रैकिंग जो होती है वो बेसिकली इसलिए होती है कि लाइक जब हम अपने जो मेटल होता है वो उस हमाद आपकी आवाज चली गई है। हमाद खान की आवाज चली गई है भाई। ये ऑनलाइन है या वो नहीं खुद है? ही चले गए। हमाद खान भी चले गए। लेट्स स्टार्ट नंबरिंग। चले अगर हमाद खान चले गए हैं तो चलें जी, कहाँ से शुरू करें? मैं नाम लेता जाता हूँ, आप नंबर दीजिए जरा। जी जनाब जैन साहब। सर 4। ओके। बासित। सर 3.5।
अहमद शाह, अहमद शाह साहब, अरसलान अहमद। 4 सर 4 अहमद शाह, ये अहमद शाह या अरसलान? सर अहमद शाह। अच्छा, अरसलान। 4 सर। दानियाल। सर नेट कनेक्शन की वजह से मैं लेट आया था तो मैंने देखी नहीं। अच्छा चले। तो गालिब। नंबरिंग नहीं देखी। सर 3.5। हमाद कैसर। 3.5 सर। ओके। हसनैन साहब। सर 4 जवेरिया। 4 सर 4। नहीं, मैं जवेरिया से पूछ रहा हूँ, आपके नंबर आ गए। सर 4 वजाहत। 4 3.5। 3.5। अच्छा जी, अब और कौन रह गए? एक कोई रह गए हैं साहब, उनको भी और ले लेते हैं। आफरीदी साहब, हसन सर आफरीदी। 3.5। 3.5। उस्मान। यस सर 3.5। ओके जी, कंसेंसस जो है 3.5 और 4 के दरमियान में आ रहा है, तो आई विल गो विथ 3.75। ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, पहले उसके साथ एक दफा वो गड़बड़ कर चुका है, तो 3.75 पे लेट्स एग्री। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें दो चीजें इन्होंने जो मिस की है ना, इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाते वक्त। एक तो ये कि जब आप एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, और इन्होंने कंपेयर कर लिया कास्टिंग से। कास्टिंग की रिक्वायरमेंट ही कुछ और होती है। कास्टिंग उन पार्ट्स की जाती है कि जहां आपका 90% कास्टिंग जो होती है ना, या तो आप नॉन फेरस की करते हैं, अगर फेरस में करते हैं तो कास्ट आयरन की होती है, इसीलिए उसका नाम कास्ट होता है। और उसकी एप्लीकेशन कुछ और होती है, और जाहिर है कि उसका ग्रेन साइज बड़े होने की वजह यही होती है कि वो आप या तो सैंड में कास्ट कर रहे होते हैं या मेटल में कास्ट कर रहे होते हैं। उसको कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है मेटल को, तो ग्रेन्स जो है अपने वो ग्रो कर जाती हैं, और जाहिर है कि वो प्रॉपर्टीज नहीं आ सकती। लेकिन बाज़ जगह आपको कास्टिंग करनी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर मिल के रोल हैं, तो अगर आप फोर्स करके बनाएंगे तो आपको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो ऐसी जगहों के ऊपर कि जहां आपकी एप्लीकेशन जो है रफ एंड टफ हो, कोई आपको फिनिश ज्यादा ना चाहिए हो। और एक चीज जो फोर्जिंग में इन्होंने मिस की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सीमलेस पाइप जितने भी बनते हैं ना दुनिया के अंदर, या सीएनजी के सिलेंडर आपने देखे होंगे ना, आपके सामने मिसाल है ना, पाकिस्तान में एक जमाने में कितना सीएनजी का रिवाज था। वो सारे सिलेंडर जो है फोर्जिंग से बनाए जाते हैं, इसलिए कि वहां पे रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा प्रेशर की होती है 3000 पीएसआई की, तो इसलिए उसको फोर्ज करके बनाते हैं। तो एप्लीकेशन, इन्होंने प्रोसेस तो बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा ये इन्होंने जो पढ़ाई की है ना, उसमें 2-3 चीजों को बुनियादी मिस करके। एनीवे, इट वाज गुड। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। कौन सा अगला बैट्समैन कौन है भाई? सर सलमान आसिफ। सलमान, मुझे अपना प्रेजेंटेशन का नाम बता दीजिए सलमान, किस टॉपिक से? सर प्रेजेंटेशन का नाम सर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। EFI की तो कोई भी नहीं है भाई, सलमान आसिफ की एक जरूर है मेरे पास प्रेजेंटेशन। जी 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 यही है ना? ओके। आपने देखें टाइटल के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सलमान आसिफ का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। जी सलमान साहब, बिस्मिल्लाह। ओके सर। आज का हमारा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? शॉर्ट में हम EFI भी कहते हैं इसे, और जैसे कि नाम को ही देख के पढ़ के पता चल रहा है कि फ्यूल को इंजेक्ट करने की बात हो रही है। तो बेसिकली क्या करता है EFI? डायरेक्ट फ्यूल को इंजेक्ट करता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ECU के जरिए हेलो सर, इंजन के अस्सलाम अंदर। वालेकुम। जी कौन? सर हमाद सर, लाइट चली गई थी सर। चले कोई बात नहीं, अब तो खत्म हो गया, अब हम सलमान की प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। ठीक है, वी विल ठीक है डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स ना, जो होगा। चले ठीक है सर, ठीक है सर। जी सलमान। हेलो जी जी सर। बोले। तो मैं बात कर रहा था EFI की। तो EFI की बेसिकली EFI क्या काम करता है कि ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को
इंजेक्ट करवाता है ECU के जरिए इंजन के सिलेंडर में। अच्छा, बेसिकली कार्बोरेटर्स की जगह इस्तेमाल होने लगे हैं। और बेसिकली कार्बोरेटर्स क्या होते हैं? कार्बोरेटर्स जो होते हैं कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क इग्निशन इंजन तक पहुंचाते हैं। EFI बहुत पॉपुलर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी और ऑप्टिमम पावर काफी बेहतर है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि मीट्स इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा। इंजन ऑपरेटिंग मीट इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन, ये इंजन की सारी कंडीशंस पर पूरा उतरता है, क्योंकि इंजन को एक फ्यूल का रेशो चाहिए होता है, एयर और फ्यूल का रेशो, जो कार्बोरेटर नहीं दे पाता। EFI ECU के जरिए उसको कैलकुलेट करके उसको इंजन की रिक्वायर्ड कंडीशन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ EFI। EFI की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: सिंगल पॉइंट EFI सिस्टम, मल्टी पॉइंट EFI सिस्टम और डायरेक्ट पॉइंट EFI सिस्टम। बेसिकली तीनों का काम एक ही है, इंजेक्ट करना, लेकिन तरीका अलग है थोड़ा। और सिंगल पॉइंट में क्या होता है कि आपकी बॉडी में थ्रॉटल, आपकी कार में एक थ्रॉटल बॉडी होती है जिसके ऊपर लगा होता है इंजेक्टर। जैसे ही इंजेक्टर फ्यूल पास होता है इंजेक्टर में से, फ्यूल वो इंजेक्टर सिंगल पॉइंट शावर का बर्स्ट करता है रैपिडली और फौरन बंद खोल करता है, जिसकी वजह से बजिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है और इंजन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा दूसरा है मल्टी पॉइंट EFI सिस्टम। बेसिकली ये मॉडर्न गाड़ियों में ज्यादा यूज किया जाता है मल्टी पॉइंट EFI सिस्टम। अच्छा, हमारी थ्रॉटल बॉडी में डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, 4 सिलेंडर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबका अपना सेपरेट इंजेक्टर होता है, जो क्या करता है, फ्यूल को डायरेक्टली इंजेक्ट करवाता है सिलेंडर के इनटेक वाल्व पर, और एक ही वक्त में सारे सिलेंडर पे इंजेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। डायरेक्ट EFI सिस्टम। डायरेक्ट EFI सिस्टम क्या होता है? ये डायरेक्टली दो सिंगल और मल्टी दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि ना ये थ्रॉटल बॉडी पर इंजेक्ट कराता है, ना ये सिलेंडर पर करवाता है। ये डायरेक्टली कंबस्शन चैम्बर पे फ्यूल का फ्यूल का और एयर का मिक्सचर को इंटेक करवाता है। अब क्या होता है, हमारी कार के अंदर जब कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल एंटर होता है, तो वहां पे फायर का बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये क्या करता है कि सॉरी, भूल गए? हाँ बेसिकली ये जी बेसिकली ये डायरेक्ट में यही होता है कि कंबस्शन चैम्बर पर डायरेक्ट करवाता है। अच्छा, ये डायरेक्ट EFI सिस्टम मल्टी और सिंगल से महंगा है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंबस्शन चैम्बर होता है, वहां पर हाई टेम्परेचर होता है, तो इसकी वजह से इसमें हाई ग्रेड का मटेरियल यूज किया जाता है, ताकि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड सर। बेनिफिट्स ऑफ आफ्टर मार्केट EFI सिस्टम। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने इसके जो बेनिफिट्स निकाले हैं 3 है। एलिमिनेट द नीड ऑफ फॉर अ कार्बोरेटर। EFI की वजह से कार्बोरेटर की नीड खत्म हो रही है, क्योंकि EFI की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अगर आप कार्बोरेटर्स को देखा जाए तो। EFI खुद एयर और फ्यूल के मिक्सचर का एक रेशो रेगुलेट करवाता है ECU के जरिए इंजन के सिलेंडर में। कार्बोरेटर में रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू EFI, और ये खुद कॉन्स्टेंटली एयर और फ्यूल को का जो एडजस्ट रेशो है वो मैनेज नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोअर फ्यूल एग्जैक्शन। लोअर फ्यूल एग्जैक्शन को क्या कैसे होता है? EFI सिस्टम ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोरेटेड इंजन के, क्योंकि ECU मुसलसल एयर और फ्यूल का एक रेशो एडजस्ट रखता है, जबकि कार्बोरेटेड इंजन में एयर और फ्यूल का रेशो एडजस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है और EFI में फ्यूल कंजप्शन थोड़ी कम होती है। तो तीसरा पॉइंट है मेंटेन ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस। अच्छा, क्या होता है, जिस इंजन में EFI यूज किया जाता है ना, ज्यादातर वहां पर हायर टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है एज कम्पेयर टू कार्बोरेटेड इंजन। EFI का सिस्टम पावर ऑप्टिमाइज करता है और इसकी इग्निशन टाइमिंग बेहतर होती है और एयर और फ्यूल का रेशियो एडजस्ट रखता है, जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है और इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। टॉप ब्रांड्स हु मेक EFI सिस्टम। जहां तक मैंने देखा, ये 2 टॉप ब्रांड्स हैं जो EFI सिस्टम बनाती हैं। ये काफी सारे सिस्टम बनाती है। होले जो है
वो ऑटोमेटिक फ्यूल सिस्टम बना रही है तकरीबन 100 साल से पहले से भी। और ये कंपनी फ्यूल पंप्स, इनटेक मैनिफोल्ड्स, EFI सिस्टम और मिलियंस की तादाद में कार्बोरेटर्स बनाती अभी भी कार्बोरेटर यूज किए जाते हैं। और दूसरी हमारी है FI टैग। FI टैग भी टॉप ब्रांड में शामिल है जो कि EFI, फ्यूल पंप, प्रेशर गेट और बहुत सारी चीजें बनाती है। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? ओके जनाब, ये अभी 9 मिनट बाकी हैं, जल्दी से सवाल कीजिए आप इनको, और फिर इनकी मार्किंग करके मैं लॉग आउट करूंगा, फिर दोबारा लॉग इन करूंगा कि जूम का टाइम खत्म हो रहा है। जनाब पहला सवाल कौन लेगा? सर एक क्लैरिफिकेशन है सर एक्चुअली। जी 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 बिल्कुल। हेलो जी बोले। जी जी अपना नाम बता दिया करें ना ताकि पता चल जाए। सर, इन्होंने कहा था कि इंटर जो है वो एयर और मिक्सर इंजेक्ट आता है, वो फ्यूल इंजेक्ट कराता है, मिक्सर इंजेक्ट नहीं कराता। ओके ओके, पहला सवाल कौन पूछ रहा है इनसे? जी, और हेलो हसनैन। यस सवाल सर। सवाल कोई? सर अब्दुल बासित। बासित जी पूछें। सर मेरा सवाल इनसे ये है कि EFI सिस्टम, ये इन्होंने बोला कि बहुत आजकल लेटेस्ट चल रहा है, तो अभी जो लेटेस्ट जो इन्होंने कार्स निकली हैं जो कि EV सिस्टम बेस्ड पे हैं, तो ऐसे हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें EV सिस्टम पे आना पड़ा? EV सिस्टम पे क्यों आना पड़ा है? बासित, मेरे पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कार्बोरेटर को ही इसमें डिफाइन करा है। ओके वजाहत साहब। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन सलमान से ये है कि मतलब एक बेसिक डिफरेंस मैं पूछना चाहूँगा। कार्बोरेटर और EFI को कंपेयर अगर करना है तो हमारे पास पाकिस्तान में यही हुआ था कि पाकिस्तान में 2012 में कार्बोरेटर गाड़ी पे बैन लग गया था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कार्बोरेटर गाड़ी का ये था कि इमिशन कंट्रोल जो थी ना वो कार्बोरेटर गाड़ी में होती नहीं थी। तो अगर ये सलमान अगर इसको मेंशन कर देते तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। ज्यादा अच्छा हो जाता है, बिल्कुल। इमिशन कंट्रोल को इन्होंने इग्नोर किया है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। हमाद खान साहब, हमाद कोई सवाल है आपका? सर सॉरी सर। कोई सवाल है आपका आसिफ से? सलमान आसिफ से आपका कोई सवाल है इस प्रेजेंटेशन पे? सर ये नेट की वजह से काफी डिस्टरबेंस हुई है तो मैं सही से सुन नहीं पाया हमाद का सर। जी सर। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, इसने अच्छे से जवेरिया, एक्सप्लेन कर। जवेरिया आज आपकी आवाज नहीं आ रही, खामोश हैं या लॉगिन करके इधर उधर हो गई हैं आप? नहीं सर, वो सवाल नहीं है, एक्चुअली खाना खा रही हूँ। अच्छा उस्मान साहब। नहीं सर। जैनुल आब्दीन। नो सर। अच्छा चलिए अब आ जाइए, नंबरिंग पे आ जाइए जनाब। मैं शुरू करता हूँ बासित से। यस सर, इनको सर 4 दे दिए। अच्छा अहमद शाह। सर 4। अमीन। 4.5। अच्छा अमीन हो के बाद अरसलान। अरसलान नहीं है। अजीम मून साहब। अजीम मून साहब। गालिब। 4 आई गेस। 4.5। ओके गालिब ने 4.5 का 4 का है। यस सर 4.5। ओके दानियाल। अजीम सर। अच्छा अजीम कितने आपके कितने दिए? 4। सर दानियाल है 4.5। ओके हम हमाद खान। सर 4। हुस्सान सिद्दीकी साहब। सर मैंने सुना ही नहीं, मैं अभी ज्वाइन करा सर। अच्छा ठीक है। जवेरिया। जवेरिया सर 4.5। ओके ख्वाजा वजाहत साहब। सर 4.5 क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। ओके उस्मान। और आखिर में रह गए हसन आफरीदी और शहरोज। यस सर 4.5। सर हसन आफरीदी। जी हसन कितने?
4.5. ओके, जैनुल आबदीन, सर 4.5. शेरोज, 4.5. ओके, कंसेंसस इज 4.5. लेट्स स्टॉप हियर. मैं इसको रिकॉर्डिंग को सेव करके वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है? I'll come back. Okay.